Today we are going to discuss about the de Broglie hypothesis of matter waves. According to the Planck's quantum theory, a beam of light of frequency nu is composed of teeny discrete particles called photons, each having an energy h nu. Where h is the Planck constant, the light possesses a dual character, be having a wave as well as a particle. तो ये हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास वेव की तरह है और एज ए पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है. तो डी ब्रॉगली इंट्रोड्यूस द हाइपोथेसिस दैट ऑल मटेरियल्स पार्टिकल इन मोशन पोसेस ए वेव करेक्टर आल्सो. तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली ने इंट्रोड्यूस किया हाइपोथेसिस दैट द ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर इन मोशन पोसेसेस ए वेव नेचर को पोजेस करता है. ठीक है ना. अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स such as electrons, protons, etc. etc. have waves associated with them. इनके साथ हमारे पास वेव एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ. These waves are called matter waves. इनको मैटर वेव्स कहेंगे या डी ब्रॉगली वेव्स हम इनको कहते हैं. तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से असिस्टेड होंगे पार्टिकल से वो हमारे पास हैव द वेव एसोसिएटेड विद देम और इसको हम कहते हैं मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स. नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स, इसकी डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो मैटर वेव्स की वो क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ एनर्जी ई इज गिवन बाय. हमारे पास अगर उसकी लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू हो और फोटोन है तो हमारे पास जो एनर्जी होगी ई विल बी इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द प्लैंक फॉर्मूला. तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास m इज इक्वलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी E एंड दैट इज कॉल्ड मास एनर्जी रिलेशन. तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू mc स्क्वायर आता है. तो इससे m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, E अपॉन सी स्क्वायर. तो m जो है वो क्या है, एच न्यू बाई ई की वैल्यू हम एच न्यू है तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर रख देंगे तो m की वैल्यू एच न्यू बाई सी स्क्वायर आ जाएगी. सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. नाउ द मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन जो है वो उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है. तो मोमेंटम क्या आ जाएगा फोटोन का, P इक्वल टू एम सी और m जो है हमने निकाला एच न्यू बाई सी स्क्वायर. तो ये एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी, तो सी से सी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा तो एच न्यू बाई सी. तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू बाई सी. जैसे कि हमने लास्ट केस पहले लेक्चर में कॉम्पटन इफेक्ट में लिया था, फोटोन का जो मोमेंटम है वो एच न्यू बाई सी और एनर्जी जो ली थी एच न्यू के बराबर. तो हमारे पास जो है ये मोमेंटम अगर हम इसमें, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा रखें तो हमारे पास एच सी डिवाइड बाई लैम्डा सी, तो ये एच अपॉन लैम्डा आ जाएगी. यानी कि हमारे पास जो पी है वो एच अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाएगा और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एच अपॉन पी के बराबर आ जाएगी. ठीक है ना. तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए फोटोन कितनी आएगी, एच अपॉन मोमेंटम के बराबर पी के बराबर आ जाएगी. Now if the particle of mass m and moving with a velocity v, अगर ये जो पार्टिकल है हमारा c वेलोसिटी से ना मूव करके, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ना मूव करके कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इक्वल टू एम वी हो जाएगा. तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. तो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड हो जाएगी विद द मूविंग पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी क्या है v बट नॉट c, है ना, c के इक्वल नहीं है, v के इक्वल है. तो ये आ जाएगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी और लैम्डा क्या हो जाएगी, एच अपॉन एम बी के बराबर हो जाएगी जब कोई पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी, c के बराबर नहीं होगी तब. तो इट लीड्स द फॉलोइंग कंक्लूजन, अगर हमारे पास v की वैल्यू जीरो हो तो ये डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जब लैम्डा इनफाइनाइट होता है ऐसी वेव जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, है ना. तो इट मीन्स क्या होगा, द वेव्स आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल ओनली, है ना. तो वेव जो है जिसकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी वो किसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और जिसकी जीरो वेलोसिटी होगी उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी तो यानी कि वेव नहीं होगी. तो वेव जब कब एसोसिएट होगी, जबकि उसकी कोई ना कोई हमारे पास वेलोसिटी होगी तभी उसकी वो वेवलेंथ होगी या वेव होगी. सेकंड पॉइंट है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेदर द मूविंग पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज. ये इस पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा, चार्ज है अनचार्ज है उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए. चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होंगे. क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं.
So it means that the matter waves are not the electromagnetic in nature, because electromagnetic waves are produced by motion of the charged particles only. क्योंकि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल में मोशन होगा और वेलोसिटी कंपेरेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है नेचर वेव्स होंगी, अदरवाइज नॉट. अब द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, थर्ड पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो उसमें रिलेटिविस्टिक रिलेशन ऑफ द मास, यानी कि जो उसका मास है पार्टिकल का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और कितना चेंज हो जाएगा, वो रिलेशन आया, रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन है, m इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऐसे केस में क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m की जगह m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी, ये आ जाएगी. ठीक है ना. नाउ कम्स टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन नॉन रिलेटिविस्टिक केस. पहले हमने रिलेटिविस्टिक केस लिया था, अब नॉन रिलेटिविस्टिक केस ले लेंगे. यानी कि v की जो वैल्यू है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो लेट द इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v. अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है ना, फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रेस्ट में था और उसमें अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, एम जो नॉट क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा. तो इससे v की जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 2 ई कैपिटल V डिवाइड बाई एम नॉट के बराबर आ जाएगी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस फिफ्थ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी, और m क्या हो जाएगा, m नॉट के बराबर हो जाएगा, रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेरी लेस इन देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है ना. तो m नॉट v आ जाएगा, एक तरह से रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा. तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट, और v की वैल्यू आप अंडर रूट 2 ई कैपिटल V डिवाइड बाई एम नॉट रख देंगे. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2 एम नॉट ई वी आ जाएगी. v क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने पोटेंशियल इस पर अप्लाई किया. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इन द नॉन रिलेटिविस्टिक केस. नॉन रिलेटिविस्टिक केस में है, h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, हम जानते हैं 6.625 10 34 जूल सेकंड होती है. एम नॉट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 31 किलोग्राम होता है. और E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 19 कूलम होता है. तो ये सब वैल्यू हम इक्वेशन 8 में रख दें, तो लैम्डा की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 12.27 इंटू 10 डिवाइड बाई अंडर रूट V मीटर के बराबर आ जाएगी. ठीक है. अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और अंडर रूट 150 डिवाइड बाई कैपिटल V एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. सो लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इन द केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक. कब है, जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा तब हमारे पास ये वेवलेंथ है वो अंडर रूट 150 डिवाइड बाई कैपिटल V एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा. ठीक है. Now comes to the Daviation and German experiment on the electron diffraction. So Daviation and German demonstrated that a beam of electron does suffer diffraction. जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन को शो करती है. डेविएशन जर्मन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया, बताया. ठीक है ना, दिखाया है. और तो पोटेंशियल कैपिटल V जो है हम अप्लाई करते हैं इज गिवन टू ए लो वैल्यू एंड क्रिस्टल इज ट्यून्ड टू एनी आर्बिट्रेरी एग्जिमिथ. तो हमने इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गन ली है. ये फिलामेंट है हमारे पास, ये बैटरी है, इससे फिलामेंट को गर्म करते हैं. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है. ठीक है ना, ग्रिड भी लगा है इसमें. और जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे. जब इसको फिलामेंट को हीट अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गन के रूप में निकलेंगे. इसमें हमारे पास एक्सीलरेटिंग एनोड भी होगा. ठीक है ना, और ग्रिड भी होगा. और तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन गन निकल आ जाएगी जब हम इसको फिलामेंट को हीट अप करेंगे दिस. तो ये हमारे पास पोटेंशियल, इस पोटेंशियल जो हमने लगाया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन पर, दैट कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट. ये बैटरी है हमारे पास, इस बैटरी में ये हमने रियोस्टेट लगा दिया. इससे की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन बीम का जो है पोटेंशियल वो हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना. और इस बीम को हमने फॉल किया एक निकल क्रिस्टल पर,
नॉर्मली परपेंडिकुलर इस पर जो निकल क्रिस्टल है उसके परपेंडिकुलर हमने इस इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करते हैं और फिर हम जो है जो इससे डिफ्रेक्टेड रेज होती हैं, रेज आती हैं, उसको हम फेराडे सिलेंडर के द्वारा इनको सिलेंडर के द्वारा गैल्वेनोमीटर में ले आते हैं और गैल्वेनोमीटर में हम इसका डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं। और ये जो फेराडे सिलेंडर है दैट कैन बी मूव्ड ऑन द स्केल, ये स्केल है, ऐसे स्केल पर इसको मूव कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो एट डिफरेंट पोटेंशियल, एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, एट डिफरेंट पोटेंशियल एंड डिफरेंट इंसिडेंट, ये जो एंगल है हमारे पास डिफ्रेक्टेड एंगल पर, डिफरेंट डिफ्रेक्टेड एंगल पर हमने कुछ ग्राफ हमने खींचे हैं एट डिफरेंट पोटेंशियल्स पर। तो ये पोटेंशियल है और हमने इंटेंसिटी ऑफ द बीम वर्सेस हमारे पास जो एंगल है डिफ्रेक्टेड एंगल है उसमें हमने ग्राफ खींचे, तो हम डिफरेंट बम्प हमें दिखाई देंगे डिफरेंट एंगल्स पर एंड डिफरेंट वोल्टेज पर। तो जब हमारे पास ये जो बम्प है ये सबसे बड़ा बम्प आता है, कब आता है, जब ये 54 वोल्ट तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो और जो डिफ्रेक्टेड एंगल है वो कितना हो 50 डिग्री, तो हमें बम्प जो है ग्रेटेस्ट बम्प दिखाई देता है जो हम दिखाई देता है जब हम प्लॉट करते हैं। और इससे कम वोल्टेज पर या इससे ज्यादा वोल्ट पर जो बम्प है उसकी जो स्थिति है वो कम होती है, ठीक है ना। तो ये हमने जो पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल V इज गिवन एट लो वैल्यू एंड द क्रिस्टल इज ट्यून्ड टू एनी आर्बिट्रेरी अजीमुथ, है ना, किसी भी अजीमुथ पर। द फैराडे सिलेंडर इज मूव्ड टू वेरियस पोजीशंस ऑन द स्केल एंड द गैल्वेनोमीटर करंट एट ईच पोजीशन इज नोटेड। द करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एंगल 5, जो करंट है वो हमारे क्या देगी, इंटेंसिटी की फॉर्म में दे देगी, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो एंगल 5 बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड द बीम एंटरिंग द सिलेंडर। तो विद इंक्रीजिंग प्लॉट द बम्प मूव्स अपवर्ड्स एंड बिकम्स मोस्ट प्रोमिनेंट इन द कर्व फॉर 54 वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन एट 5 इक्वल टू डिफ्रेक्शन एंगल जो होगा 5 इक्वल टू 50 डिग्री होगा। एट हायर पोटेंशियल द बम्प डिसअपियर्स, वो खत्म हो जाएगा। द बम्प वेरीफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, द बम्प जो है वो डिफ्रेक्शन को शो करता है और एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव को शो करता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमने निकाली थी ये वाली, इसमें हमारे पास केस में ये हमारे पास 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वी, तो इसमें अगर वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर बम्प आया वो हमने 54 यहाँ रख दी, तो ये आ गया 1.67 एंगस्ट्रॉम। अगर जो हमने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हम देखें तो ये हमारे पास जो एंगल है वो कितना आया, डिफ्रेक्टेड एंगल 50 डिग्री। तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 65 आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग to experiment we have diffracted electron beam at phi equal to 50 degree arises from wave like diffraction from the family of Bragg's एटॉमिक प्लेन्स। ये जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक प्लेन्स हैं। अगर हम दो ये प्लेन ले लें, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, d इक्वल टू हमारे पास 0.9 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। दो ब्रैग प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आता है हमारे पास 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। अगर हम ये ब्रैग्स इक्वेशंस जो हमारे पास है टेकिंग द ऑर्डर ऑफ n इक्वल टू 1 के लिए देखें तो वी गेट लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, और थीटा हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 65 डिग्री, और d जो स्पेसिंग है वो कितनी है 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू रखने के बाद लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम आती है, जो कि गुड एग्जिस्टेंस है, हमारे पास वेरीफाइड होता है फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। So this is an agreement with the wavelength computed from the de Broglie hypothesis show that the electrons are wave-like in some circumstances. This experiment provides direct verification of de Broglie hypothesis of the wave nature of moving particles. Thank you.